डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। A very pleasant good morning who are currently watching to me. I Pragati Kachi and I welcome you at Chaitanya Studio at Dr. Babasaheb Ambedkar Open University. So we are on a lecture series of business law. Previous lecture में हमने Competition Act के बारे में डिस्कशन किया था. आज की वीडियो में हम ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में जानेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ट्रेड यूनियन एक्ट दैट इज 1929 आया था 1929 में. अब इस एक्ट को बनाने के पीछे भी कुछ लॉजिक्स होंगे. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस और यूनियन का मतलब होता है संगठन. मतलब कुछ लोगों का ऐसा यूनियन जो बिजनेस और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए बनाया गया है, उसको हम बोलते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट. 7 या 7 से ज़्यादा लोग जो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय से वर्किंग हैं और उनको उनके सैलरी स्ट्रक्चर, वेजेस, वर्किंग आवर्स या कोई भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको शॉर्ट आउट करने के लिए एक यूनियन बनाया गया जिसको हम बोलते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट 1929. After finishing this unit, you will be able to know about the meaning and objectives of Trade Union Act. I will explain in how many mode we can register our union as a trade union. क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ट्रेड यूनियन वर्कर्स को कैसे हेल्प करता है उनकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए, ये सारी बातें इस लेक्चर में हम समझेंगे. तो बेसिकली जो हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट है वो इनेक्टेड हुआ है 1929 में, लेकिन इस एक्ट को इस्टेब्लिश किया गया था 1926 में. तो इस एक्ट का ओरिजिनेशन कैसे हुआ? फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टोरी से इस चीज़ को समझेंगे. एक पर्टिकुलर XYZ लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 50 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ का जो एम्प्लॉयर है वो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटिव नेचर का है. मींस वो सारे वर्कर्स, सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है. मतलब सबको इक्वली रिस्पेक्ट नहीं देता, सबको इक्वली वेजेस या सैलरी नहीं देता, उनकी प्रॉब्लम को सुनता नहीं है. तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स बहुत ज़्यादा परेशान थे. तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपना एक ग्रुप बना लें और उस ग्रुप को ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लें. क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉई या वर्कर को कुछ प्रॉब्लम है और वो अपने सुपीरियर अथॉरिटी के पास जाता है खुद की प्रॉब्लम लेकर, लेकिन उसका जो एम्प्लॉयर है या सुपीरियर अथॉरिटी है वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करता है. तो वो क्या बोलता है, तुमको उतना ही काम करना पड़ेगा जितना मैं बोलूँगा और तुमको उतनी ही सैलरी मिलेगी जितनी मैं दूंगा, तुम मुझसे आर्गुमेंट नहीं कर सकते. तो एम्प्लॉई को थोड़ा सा बुरा फील होता है, उसके माइंड में ये चीज़ हिट होती है, मैं तो इंडिया में रह रहा हूँ और इंडिया क्या है, सॉवराइन कंट्री है जिसमें फ्रीडम टू स्पीच एक आर्टिकल है जिसके अंदर हम अपने थॉट्स, डिमांड या कुछ भी हमारे मन में चल रहा है वो सामने वाली पार्टी को सुना सकते हैं और सामने वाली पार्टी की ड्यूटी है कि उसको सुनना पड़ेगा और अग्रीव्ड पार्टी के फेवर में इसको डिसीजन लेना पड़ेगा. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनको बुरा फील ना हो कि उन्हें क्या किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है. तो इन सब चीज़ों को शॉर्ट आउट करने के लिए या इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आप अपनी बात इंडिविजुअली अपनी सुपीरियर अथॉरिटी या मैनेजर के सामने नहीं रख पा रहे हैं तो आप 7 या 7 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप को ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराइए और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, स्ट्राइक कर सकते हो. बहुत बार आपने न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़पेपर में सुना होगा या पढ़ा होगा कि वर्कर्स क्या है, ऑन स्ट्राइक है, उन्होंने मना कर दिया कि इस दिन हम काम पर नहीं आएंगे. उसके पीछे रीज़न क्या होता है, उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जाता है, उनके जो हक हैं कि हम आपके एम्प्लॉई हैं उनको निगलेक्ट किया जाता है, उनकी बातों को नहीं सुना जाता. तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, उन सबको शॉर्ट आउट करने के लिए कमेटी बनाई गई जिसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेड यूनियन एक्ट बोलते हैं.
तो ट्रेड यूनियन एक्ट को बनाने के पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन एंड रिकॉग्निशन। पार्टिसिपेशन का मतलब है कि हर एम्प्लॉई, हर वर्कर चाहता है कि कोई भी डिसीजन लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर आप कोई भी रूल्स एंड पॉलिसीज़ को ऑल्टर करते हो, चेंजेस लेकर आते हो, तो आप हमसे एक बार पूछिए कि हम क्या चाहते हैं। दूसरा, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट। आपने इंटरव्यू के टाइम पर बोल दिया कि आपको हम 3 साल तक जॉब से नहीं निकालेंगे, लेकिन 6 महीने के बाद आप अपनी बात से पलट जाते हो, तो ये सब क्या है, एम्प्लॉई एक्सप्लॉयटमेंट के अंदर आता है। तो ये सारी चीज़ें हमको रोकना है कि कोई भी एम्प्लॉई का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। तीसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा रैशनलाइजिंग पर्सनल रूल्स एंड पॉलिसीज़। आप डिपार्टमेंट के अंदर कुछ भी रूल्स एंड पॉलिसीज़ बनाते हो, अपने डिपार्टमेंट का रीस्ट्रक्चरिंग करते हो, आपकी कोई भी पॉलिसी, कोई भी रूल एम्प्लॉई के वेलफेयर के अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए। आपको जो करना है वो एम्प्लॉई की वेलफेयर के लिए करना है। रीज़न, आप उसको सैलरी या वेजेस पे कर रहे हो, उसके बदले वो इंसान आपके लिए 8 घंटे या 10 घंटे काम करता है, तो आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है हमारा पार्टिसिपेशन इन वर्कर्स रिलेटेड डिसीजन। फॉर एग्जांपल, आपने बोल दिया कि आपके यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स हैं, आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो आपने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला कि आप संडे को भी आइए, संडे को भी आपको काम करना पड़ेगा। आपके एम्प्लॉय ने बोला चलिए ठीक है आ जाएंगे, तो आपने डिसीज़न लिया और आपने अपनी एम्प्लॉय से पूछा आर यू रेडी टू वर्क विद अस ऑन संडे ऑल्सो, तो एम्प्लॉय ने बोला हाँ। तो आपने जो डिसीजन लिया वो अपने एम्प्लॉय से पूछ कर लिया। दैट इज़ अ ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। आप अपने मन में कोई भी डिसीजन लेकर एम्प्लॉयज़ के ऊपर नहीं थोप सकते हो। अगर आपका एम्प्लॉय मना कर देता है कि हम संडे को काम नहीं करेंगे, तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। अगर आप फोर्स करोगे तो वो किसका सहारा लेंगे, ट्रेड यूनियन एक्ट का सहारा लेंगे और आपके ऊपर क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है हमारा गेनिंग लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट। ये आपकी ड्यूटी है कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रूल्स एंड पॉलिसीज़ हैं वो आप एम्प्लॉयज़ को बताइए। अगर आप नहीं बताते हैं तो ये आपकी मिस्टेक मानी जाएगी। आप एम्प्लॉयज़ को किसी भी चीज़ के लिए उत्तरदायी नहीं मान सकते। ओके, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रेड यूनियन की बात करें, जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया कि ट्रेड यूनियन एक्ट क्यों बनाया गया। इसलिए बनाया गया है ताकि किसी भी वर्कर या फिर किसी भी एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। एम्प्लॉय एंड वर्कर को उसका हक पता होना चाहिए कि अगर कोई भी उसके हक को वायलेटेड करता है या उसके साथ कोई भी जोर ज़बरदस्ती करता है, तो एम्प्लॉय को एटलीस्ट ये तो पता हो कि यार ये हमारे राइट्स के अगेंस्ट है, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और कोई एक अकेला व्यक्ति अगर परेशान होता है तो वो हमेशा हेजिटेट होता है कि हम सामने वाली पार्टी से कैसे बात करें। तो इसी हेजिटेशन को दूर करने के लिए ट्रेड यूनियन एक्ट बनाया गया। आप 7 या 7 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप बनाकर अपने ग्रुप को एज अ ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास। आपने मोदी जी के लेक्चर में ये सुना होगा कि मोदी जी कोई भी रूल्स, पॉलिसी या कुछ भी कैंपेन लेकर चलते हैं तो उनके कैंपेन का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है सबका साथ सबका विकास। मीन्स सब साथ में मिलकर काम करेंगे तो सबका डेवलपमेंट होगा। किसी को ये भी नहीं लगेगा कि हमने क्या किया है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है। अवेकिंग ट्रेड यूनियन मेंबर्स विथ सेंस ऑफ ओनरशिप टुवर्ड्स द इंडस्ट्री एज वेल एज कम्युनिटी। हम जो भी कैंपेन निकालेंगे या जो भी काम करेंगे वो सोसाइटी के वेलफेयर में होना चाहिए। हम किसी भी पार्टी के अगेंस्ट भी अगर जाते हैं, मोर्चा निकालते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि वहाँ के रहने वाले लोगों को उससे दिक्कत ना हो। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पब्लिक अबाउट इम्पोर्टेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस। हमें क्या करना है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करना है। किसी भी पर्सन से जाकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। सपोर्ट इन वेमेन एम्पावरमेंट इन चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन। अगर आप देखते हो कि आपके आसपास ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो 14 साल से कम बच्चों से काम करवा रहे हैं, तो ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस बच्चे को एक्सप्लॉयटेशन से बचाइए। ओके, अब
कौन से रीज़न हैं जिनके कारण हमें ट्रेड यूनियन ज्वाइन करना चाहिए? सबसे पहला रीज़न है कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और हम सामने वाली पार्टी को बोल नहीं पा रहे हैं, या खुद के प्रोटेक्शन के लिए हम किसी से लड़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या हो, वीकर पार्टी हो, एग्रीव्ड पार्टी हो जिसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो उस एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर एक्सप्रेसिंग पर्सनल थॉट्स। कभी कभी होता है कि हम किसी के सामने अपने पर्सनल थॉट्स नहीं रख पाते हैं, लेकिन अगर हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है या अच्छा ग्रुप मिलता है तो हम क्या करते हैं, अपने ओपिनियन को सामने वाली पार्टी को बताते हैं कि यार मेरे मन में ऐसा चल रहा है, ये मेरे साथ गलत हो रहा है, तो इस चीज़ के लिए मुझे आवाज़ उठानी है। दूसरा, इकोनॉमिक बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल, आपके रूल्स में ये लिखा हुआ था कि 1 महीने में आपको एक अनपेड लीव मिलेगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक अनपेड लीव ले ली, लेकिन जब आपकी सैलरी आई और आपको पता चला कि एक दिन की जो मैंने लीव ली थी जो अनपेड थी, पेड नहीं थी, उसके बाद भी एक दिन की सैलरी मेरी टोटल सैलरी में से डिडक्ट की गई है, तो आपको बुरा फील होगा। तो बुरा फील होगा, तो अगर आप अकेले नहीं बोल पा रहे ये बात अपने एचआर को या चार्टेड अकाउंटेंट को कि आपने सैलरी क्यों काट दी, तो आप किसका सहारा ले सकते हो, ट्रेड यूनियन का सहारा ले सकते हो। तो कीप अ चेंज ऑन मैनेजमेंट आर्बिट्रेरी डिसीजन। आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल गया कि जिस भी पर्टिकुलर पर्सन से आपकी खुन्नस है, ठीक है, और उस बंदे ने आपका एक्सप्लॉयटेशन किया था, ठीक है, सैलरी के लिए, वेजेस के लिए या फिर कमीशन के लिए, तो आपके पास एक राइट है कि आप कोर्ट तक ना जाकर आर्बिट्री डिसीजंस के प्रोसेस के थ्रू जाओ कि भाई आपको कुछ प्रॉब्लम थी, आप मुझे बता नहीं पाए थे, या आपका कोई ऐसा मैटर था कि शॉर्ट आउट नहीं हो पाया था, तो आप स्ट्राइक पर मत जाइए, आप आपस में बैठकर भी मैटर को शॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये फ़ायदा क्या है, ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करने का एक फ़ायदा है, आपको सिक्योरिटी मिलेगी क्योंकि आपके पास ग्रुप है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलेगा, जितने भी लोग उस ग्रुप में हैं आपको एक मेंटल सपोर्ट मिलेगा वहाँ से कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, आपके हक को अगर कोई वायलेटेड करता है तो आप उसके लिए लड़ाई लड़ सकते हो। कंपलसरी मेंबरशिप, इफ़ यू फील गुड इनसाइड द ट्रेड यूनियन एक्ट, आप वहाँ पर एक मेंबरशिप ले सकते हो। अब ट्रेड यूनियन तो हमने बना लिया, हमने डिसाइड भी कर लिया कि जितने भी लोगों को प्रॉब्लम होगा जो बिजनेस से रिलेटेड है तो हम क्या करेंगे, स्ट्राइक पर जाएंगे। लेकिन वो ग्रुप बनने के भी बाद बहुत सारे ऐसे सर्कमटेंसेस होते हैं जिनके कारण उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो पहली प्रॉब्लम है हमारी प्रॉब्लम ऑफ इरेगुलर ग्रोथ। हो सकता है जिन 15 लोगों के साथ हमने ग्रुप बनाया हो उसमें से कुछ लोग अपनी बातों से पलट गए, तो हमारा ग्रुप छोटा हो गया, और हो सकता है ऐसा भी टाइम आए कि ग्रुप में सिर्फ 2 लोग बचे। तो अगर 7 से कम लोग ग्रुप में बचे तो हमारा ट्रेड यूनियन क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम है फाइनेंशियली वीक एंड अनस्टेबल। हमारे पास बैकअप में फाइनेंशियल एड्स होना चाहिए, अगर नहीं हुए तो भी हमारा ट्रेड यूनियन क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। आउटसाइड लीडरशिप, आप लोगों ने फार्मर्स बिल्स वाली स्टोरी शायद सुनी होगी कि फार्मर बिल्स में क्या हो रहा था, कुछ एक्चुअल फार्मर्स थे जो अपनी प्रॉब्लम बताना चाह रहे थे कि आप ये लॉ लेकर आएंगे तो हमारा नुकसान होगा, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के कारण उनका जो लीडरशिप स्टाइल बनी वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाने की जगह ऑटोक्रेसी की तरफ चली गई, और उस ग्रुप को जो लीड कर रहा था वो पर्सन एक्चुअल में फार्मर था ही नहीं। अब जिस बंदे ने फार्मिंग नहीं की है तो वो फार्मर्स के वेलफेयर के लिए सपोर्ट में कैसे बात करेगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो ट्रेड यूनियन हमने बनाया है उसका जो लीडर है वो नॉलेजेबल होना चाहिए, और लीडरशिप कमांड हमारे ग्रुप के लोगों के पास होना चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। फोर्थ प्रॉब्लम है हमारी इंटर यूनियन राइवलरी। हम आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं, हमारी आपस में नहीं बन रही है तो हम मुद्दा लेकर बाहर कैसे जाएंगे। फिफ्थ प्रॉब्लम है हमारी एब्सेंस ऑफ होल टाइम ऑफिस बियरर्स। सिक्स प्रॉब्लम में लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वर्कर। हमने ऑफिस के अंदर डिसाइड किया कि इस पर्टिकुलर मुद्दे के लिए हम कमेटी में बैठेंगे और बात करेंगे,
लेकिन ऑफिस से बाहर जाने के बाद हम सबका माइंडसेट चेंज हो गया। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ट्रेड यूनियन में आती हैं या ट्रेड यूनियन को फेस करनी पड़ती हैं। तो अगर आप एक पर्टिकुलर मैटर के लिए इकट्ठे होकर एक ग्रुप बना रहे हो, उसको लीगलाइज करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी बात पर कायम रहो, ताकि जिस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो वो प्रॉब्लम एक्चुअल में वैनिश होनी चाहिए, आपका यूनियन वैनिश नहीं होना चाहिए। ओके, तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1929 के कुछ फीचर्स हैं जिसके बिहाफ में हम क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। तो पहला फीचर ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें 10 लोग काम कर रहे थे, वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे पॉलिसीज़ एंड रूल्स से जो कि एम्प्लॉयर्स ने उनको बताए थे, या फिर एम्प्लॉयर्स ने एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उनसे बड़ी बड़ी बातें की जो एक्चुअल में वैसा इन्वायरमेंट उनको देखने को नहीं मिला। तो अगर हमें आवाज़ उठानी है किसी पर्टिकुलर मुद्दे के लिए, तो हमको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, उसमें 7 या 7 से ज़्यादा लोग होंगे। अब ग्रुप बनने के बाद जो प्रोसेस होती है रजिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन, हमारा 7 लोग का ग्रुप है और हम किसी मुद्दे को शॉर्ट आउट करने के लिए सुपीरियर अथॉरिटी के पास जाना चाहते हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ग्रुप का मतलब यूनियन का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दूसरा, रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन इज नोन टू बी बॉडी कॉर्पोरेट दैट हैज़ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन्सिल। देखिए, होता ये है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को प्रॉब्लम होती है तो वो थोड़ा सा डरता है, हेजिटेट होता है कि हम सामने वाली पार्टी को कैसे अपोज करेंगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप अकेले मत जाइए, आप ग्रुप में जाइए। फिर भी कभी कभार ऐसा होता है ग्रुप की बात नहीं सुनी जाती, सामने वाली पार्टी पूछती है आप कहाँ से आए हो, आप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो। तो अगर हम ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्टर्ड हैं तो हम क्या हो गए, सेपरेट लीगल एंटिटी हो गए, जिसकी बात सुनी भी जाती है, समझी भी जाती है। नेचुरली बॉर्न पर्सन और आर्टिफिशियली क्रिएटेड लीगल पर्सन के बीच में यही डिफरेंस है। नेचुरल पर्सन को इग्नोर किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन जिसको हम लीगली क्रिएट करते हैं, जिसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, जिसके पास कॉमन सील होती है, कॉर्पोरेट लीगल बिजनेस स्ट्रक्चर होता है, उस पर्सन का क्या होता है, डिस्ट्रॉयमेंट नहीं होता है। ठीक है, द ऑफिस बियरर ऑफ द ट्रेड यूनियन एंजॉयज इम्यूनिटी अंडर द लॉ, क्योंकि हमको क्या मिल जाते हैं, सिविल राइट्स मिल जाते हैं। तो हमारा जो ट्रेड यूनियन एक्ट है वो मस्ट बी रजिस्टर्ड होना चाहिए, पहला फीचर है। दूसरा, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होना चाहिए, दूसरा फीचर है। तीसरा, आपको जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज मिले हैं वो आपको लॉ के अंदर रहकर फुलफिल करने हैं। ओके, अब हम बात करेंगे ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर हम अपने ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहले हमें एक पढ़ा लिखा पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं, हम रजिस्ट्रार बोलते हैं, जिसको लॉ की समझ हो, जिसको डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म का नॉलेज हो। दूसरा, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब कोई भी चीज़ हमको रजिस्टर्ड करानी है, फॉर एग्जांपल XYZ ट्रेड यूनियन, नाम हमने सोच लिया कि हमारे ग्रुप का नाम ये होगा, तो उसमें 7 या 7 से ज़्यादा वर्कर्स होने चाहिए जो सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हों। हमने जो भी हमारा माइलस्टोन बनाया है या हमने पिचिंग की है कि हमारा ट्रेड यूनियन का नाम ये है, हम इन मुद्दों पर बातें करेंगे, हम ये सारे जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं या वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो सारी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, ग्रुप का नेम, एड्रेस, क्या क्या प्रोविजंस हैं, किन किन चीज़ों के लिए आप ट्रेड यूनियन एक्ट के थ्रू लोगों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाओगे, ये सारी चीज़ें, आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, मेंबर्स का राइट्स क्या होगा, ये सब बनाकर आपको क्या करना है, फाइल को भेजना होता है। और ये सारी चीज़ें स्कैनिंग होने के बाद जो अपर अथॉरिटी होगी, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स देखेगी, पर्पस देखेगी, कितने लोग हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ आप उनको दोगे, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन का चार्ज कितना है, आप लोग किस डायरेक्शन में काम करोगे। अगर कोई भी एक चीज़ छूट जाती है और सुपीरियर अथॉरिटी को लगता है कि ये प्रोविज़न के अंदर नहीं आता है, ये एक्सप्लॉयटेशन को लीड करेगा, एक्सप्लॉयटेशन को कम नहीं करेगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की जो फाइल है वो क्या हो जाएगी, वो
फेंक दी जाएगी और आपका रजिस्ट्रेशन इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको ईच एंड एवरी टर्म डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ओके अगर आपकी फाइल सिलेक्ट हो जाती है तो आप ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्टर्ड हो जाओगे विथ लीगल आइडेंटिटी। आपको सुपीरियर अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके बिहाफ पर आप कहीं पर भी जाकर मोर्चा कर सकते हो कि हमारे एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसके बिहाफ में हम आपके पास आए हैं। ओके अगर आप कोई भी अनफेयर अनलॉफुल एक्टिविटी करते पाए गए तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन कराया है वही एक्टिविटीज़ आपके ट्रेड यूनियन के अंदर होना चाहिए। प्रोसीजर वही है कि हमने एक रजिस्ट्रार्ड पर्सन को अपॉइंट किया, किस मोड में हमको रजिस्ट्रेशन कराना है, ऑफलाइन ऑनलाइन सारी फाइल्स हमको कलेक्ट करनी है, उसमें सारे टर्म एंड कंडीशंस, ऑब्जेक्टिव, मिशन, विज़न, गोल्स सारी चीज़ें हमको डिस्क्लोज़ करनी है। फिर अपने यूनियन को रजिस्टर्ड कराना है और सामने वाली पार्टी से क्या लेना है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना है। अगर हम एक लीगल आइडेंटिटी बन गए, फॉर एग्जांपल XYZ ट्रेड यूनियन, तो हमें क्या क्या प्रिविलेज का मतलब होता है फ़ायदा मिलेगा। पहला फ़ायदा इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। कोई भी इंसान ऐसे ही हमारे ऊपर क्रिमिनल केस नहीं कर देगा कि अरे ये लोग तो हमेशा मोर्चा ही निकालते रहते हैं, इन लोग को कुछ नहीं आता। क्योंकि हम रजिस्टर्ड है मीन्स हमारे पास क्या है, कलेक्टिवली प्रूडेंशियल्स पर्सन का एक ग्रुप है। इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट्स, उससे भी हम बच जाएंगे। इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट, अगर हम एज अ ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है, हमारे पास मिस्टर वाई आते हैं, वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर हैं या एम्प्लॉई हैं और उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और हमने उसके साथ एग्रीमेंट किया है कि हम आपको न्याय दिलाकर रहेंगे, तो उसके एग्रीमेंट के लिए हमको लॉ क्या बोलेगा, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो वैलिड है और जिसको आप अपोज करने जा रहे हो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, लीगल कार्यवाही करेंगे। राइट टू इंस्पेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन बुक्स, अगर हमको लगता है कि नहीं जो हम बंदा हमारे पास आया है वो भले ही एग्रीड पार्टी है लेकिन किसी भी पार्टी को अपोज करने से पहले हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ का इंस्पेक्शन करते हैं कि आपके ऑफर लेटर में क्या लिखा है और आपके साथ क्या हुआ है। अगर वो मिसमैच होगा तभी हम लीगल एक्शन लेंगे। माइनर्स राइट टू बी ट्रेड यूनियन मेंबर, हम माइनर को भी उसका हक दिलाने के लिए ट्रेड यूनियन मेंबर में उसको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक माइनर है और उसको बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए हैं और उसके गार्जियन हैं लेकिन पेरेंट्स नहीं हैं, उसके पेरेंट्स ने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को बोल रखा था अगर हम नहीं रहते हैं और हमारा बच्चा अभी छोटा है, अंडर 18 है, तो उसको बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड कराने की ज़िम्मेदारी आपकी होगी। और वो गार्जियन पर्सन उस बच्चे से काम करवाता है जो 18 साल से कम है और उसको बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड नहीं करता, तो उस बच्चे के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, सामने वाली पार्टी को अपोज कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे यहाँ के ट्रेड यूनियंस के नाम हैं। भारतीय मजदूर संघ बहुत ही पॉपुलर ट्रेड यूनियन है और ये फुल ऑन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए बनाया गया है कि जितने भी लेबर्स काम कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है, और अगर उनको ऐसा लगता है कि जिस पर्सन के लिए वो काम कर रहे हैं या फिर जो वेजेस रेट डिसाइड किया गया है कंपैटिबल टू द मार्केट, क्योंकि हर एरिया का वेजेस पेमेंट सिस्टम अलग अलग होता है। अर्बन सिटीज़ में पेमेंट थोड़ा ज़्यादा मिलती है, रूरल में कम मिलती है। तो अगर उन वर्कर्स को ऐसा लगता है कि उन्हें फेयर वेजेस नहीं मिल रही है तो वो क्या कर सकते हैं, भारतीय मजदूर संघ में अपने आप का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या फिर मेंबरशिप ले सकते हैं, या फिर वो अकेले किसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, अपने एम्प्लॉयर से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भारतीय मजदूर संघ में आकर अपनी प्रॉब्लम को रखेंगे। तो वहाँ की कमेटी के जो सुपीरियर अथॉरिटी होंगे वो उस प्रॉब्लम को समझेंगे और उसके एम्प्लॉयर के पास जाएंगे और बोलेंगे कि आप किसी भी वर्कर को इस प्रकार से एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। दूसरा हमारा है AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेड यूनियंस हैं जो वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं। आई होप आप सभी लोगों को ट्रेड यूनियन एक्ट समझ में आया होगा। ट्रेड यूनियन एक्ट हम क्यों बनाते हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट
का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, अगर हम अपने आप को ट्रेड यूनियन एक्ट में एज अ मेंबर ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या हम कर सकते हैं कि नहीं, किन किन कंडीशंस में ट्रेड यूनियन एक्ट किसी वर्कर या एम्प्लॉई के फेवर में काम करता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियोस में हम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बारे में पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। फॉर एनी डाउट एंड क्वेरी यू कैन मेल अस ऑन pragati.kachi@bau.edu.in. Okay, thank you. Have a knowledgeful day ahead. Bye bye. स्वाध्यायः परमं तप